हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको यूपीएससी 2030 हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कराएंगे वर्णमाला। वर्णमाला के क्लास 1 है इसमें हम आपको पहले थ्योरी कराएंगे, उसके बाद यूपीएससी 2021 के सभी क्वेश्चन जो सभी शिफ्टों में वर्णमाला से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला के सारे फैक्ट हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, एक भी क्वेश्चन वर्णमाला के इससे बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी 2023 के लिए वर्णमाला। तो वर्णमाला सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम क्या होता है, जैसे अ होता है तो अ के बाद बड़ा आता है, उसके बाद छोटी आती है, बड़ी आती है, छोटा ऊ आता है। तो ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। अब वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। स्वर होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं हम उसे स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए जानते हैं ऐसा वर्ड है जो स्वतंत्र है, किसी भी वर्ड से या अक्षर से मिलकर नहीं बना हुआ है। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं? जैसे मैंने बोला क, तो क हमारा क प्लस अ से मिलकर बना होता है, इसी वजह से हम व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोलते हैं। जैसे मैंने दूसरा बोला ख, ख को हम अ की सहायता से बोलेंगे, ख बोलेंगे तो अ की सहायता लेनी पड़ेगी ख को बोलने के लिए। तो स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन की बात करें तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड या अक्षर, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो वर्णमाला से पूछे गए हैं अब तक यूपीएससी 2021 में। अब बात करते हैं वर्णमाला से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो 2021 में पूछे गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड या ध्वनि, जो यूपीएससी 2 दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें, ये होती है शब्द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वो होती है वर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, वो होती है आपकी ध्वनि। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार की बात करें तो मुख्य आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, या ध्वनि के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जो बोलने में कम समय लेते हैं या उन्हें वो उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अक्षरों की संख्या मानी गई है 4। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और र से ऋषि। ये 4 वर्ड ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा है जो बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लेते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लेंगे, बड़ा भी होगा तो दीर्घ समय लेगा, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए और छोटो और बड़ा ओ, ये 7 स्वर होते हैं। इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करें प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की बात करें तो जो ह्रस्व स्वरों से भी 3 गुना समय उच्चारण होने में लेते हैं, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसे 1 गुना समय लगेगा, और जो प्लुप्त स्वर है उसे ह्रस्व स्वरों की वजह 3 गुना समय बोलने में लगेगा, इसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर बात करें तो उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि ओम, तो ओम को अ के बदले बोलेंगे तो 3 गुना समय लगेगा। अब बात करें राम, तो अ और राम बोलेंगे तो इसमें कितना समय लग रहा है? जो एस टाइप लिख रहे हैं ये 3 गुना समय लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट
स्वरों के प्रकार में ह्रस्व स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए और प्लुप्त स्वर हो गए। आपकी समझ में आ गया होगा इन स्वरों के प्रकार में। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अब तक परीक्षा में पूछी गई उसे हम 11 मानते हैं, और आपको पूछा जाए परीक्षा में लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को, स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों को मिलाकर 11 है, टोटल 11 हो जाएंगे। 7 दीर्घ स्वर और 4 ह्रस्व स्वर मिलाकर 11 स्वर हो जाएंगे, जिसमें 11 में कौन कौन से हैं? छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटो और बड़ऊ और रसी ऋषि। ये 11 स्वरों की संख्या मानी गई है। अब बात करते हैं बोलने के आधार पर स्वर। तो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी गई है, जिसमें से र से ऋषि हट जाता है, उसे हम उच्चारण के स्थान या उच्चारित करने में ना लेते हैं। अब बात करते हैं अयोगवा। अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अंग वाला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। 2 प्रकार के अयोगवा होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट बात करें स्वरों की ध्वनियों का वर्गीकरण। तो स्वरों की ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है? स्वरों की ध्वनियों का वर्गीकरण की बात करें तो छोटा आ और बड़ा आ, इनको हम कंठ स्वर बोलते हैं या कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें छोटी ई और बड़ी, इसे हम तालु ध्वनि के अंतर्गत बोलते हैं। और छोटा ऊ और बड़ों की बात करें तो ऊ जब बोलेंगे तो ओष्ठ की सहायता से हम छोटे ऊ और बड़े ऊ को हम बोल पाते हैं, इसे ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। जब बात करें छोटी ए और बड़ी ए, इसे हम कंठ तालु कैसे? छोटी ए बनती है छोटे आ और छोटी ई से, अ और ई से मिलकर छोटी ए बनती है, तो इसे आ को बोलेंगे कंठ और ई को बोलेंगे तालु। तो इस तरह से कंठ तालव बोलेंगे इसे। उसके बाद बात करें बड़ी ए बनती है अ और ई, ब और ए, अ और ए, छोटी ए और छोटा आ और छोटी ए मिलकर बड़ी ए का निर्माण करते हैं, तो इसे भी हम कंठ तालव के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट बात करें छोटा ओ और बड़ा ओ की ध्वनि होगी कंठ ओष्ठ, क्योंकि ऊ का और ऊ से मिलकर ओ बनता है। और मूर्धता की बात करें ऋषि। आइए एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है कि महान कार्य करने के लिए त्याग करना पड़ता है।